और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। निर्मल आश्रम के संत जोत सिंह महाराज, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, डॉक्टर परमवीर सिंह और डॉक्टर कुलविंदर सिंह ने डॉक्टर बलवीर सिंह साहित्य केंद्र, पंजाबी यूनिवर्सिटी सेंटर देहरादून में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की प्रकाशन विभाग का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि प्रकाशन विभाग का उद्देश्य आध्यात्मिकता, मानव मूल्यों और सिख समुदाय के समृद्ध इतिहास पर साहित्यिक कार्यों को प्रोत्साहित करना है। ये मंच लेखकों को अपने कार्यों को मुफ्त में प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे कि ज्ञान साझा करने और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि ये पहल सिख समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रसारित करने में मदद करेगी, साथ ही समानता, न्याय और करुणा के मूल्यों को बढ़ावा देगी। प्रकाशन विभाग की पहली पुस्तक का लोकार्पण एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देगी। अग्रवाल महासभा द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त में उपचार किया और उन्हें दवाएं भी वितरित की। इस अवसर पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अनुज तायल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भगवान श्री रामचंद्र के वंशज हैं और उनके साम्राज्य में समाज सेवा और समाजवाद का कार्य किया जाता रहा है। इसके अनुरूप अग्रवाल महासभा भी उनके बताए गए मार्ग पर चल रही है। वहीं अग्रवाल महासभा महिला अध्यक्ष अर्चना गोयल ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर समाज सेवा के कार्य किए जाते रहे हैं। महिलाओं द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और धनौरी क्षेत्र में बगैर नंबर प्लेट और त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहन वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशानुसार जनपद में बगैर नंबर प्लेट और त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत जिन वाहनों पर नंबर प्लेट में त्रुटि मिलेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इस संबंध में धनौरी चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष अभियान के तहत ऐसे वाहनों पर चालान और सीज की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बगैर नंबर और त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहनों से अपराध होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि चोरी, छिनैती और लूट जैसे गंभीर अपराधों में ऐसे वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के गंभीर आरोप लगे हैं। यानी यशपाल आर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के। केंद्र और राज्य सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जनता की मेहनत के पैसे को निजी कंपनियों द्वारा बिजली बिल के नाम पर लुटवाने की तैयारी में है सरकार पहले से लगे मीटर की कमियां और स्मार्ट मीटर की खूबियां पहले स्पष्ट करे। देश के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट मीटर का हो रहा है विरोध। यशपाल आर्य का कहना है उपभोक्ता बिजली बिल से परेशान है। केंद्र सरकार टोटैक्स योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने पर दे रही है दबाव। केंद्र स्मार्ट मीटर लगाने के लिए राज्यों पर थोप रहा है शर्तें। यशपाल आर्य का ये कहना है। स्मार्ट मीटर लगे राज्यों में गरीब लोगों के लिए बिल चुकाना हुआ है मुश्किल। यशपाल आर्य ने कांग्रेस और जनता की तरफ से मांग की है इस निर्णय को लागू करने से पहले जनभावनाओं का ख्याल रखें, ध्यान रखें, ये भी कहना है उनका। इस योजना का किया जाएगा पुरजोर विरोध, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में जल्द पुराने बिजली मीटर के बदले स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले जो मीटर पहले से लगे हुए हैं उनमें क्या त्रुटि है और जो स्मार्ट मीटर लगाने का जो फैसला है उसमें क्या लाभ है
और क्या खूबियां हैं। और जहां पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में शिकायतों का अंबार है। स्मार्ट मीटर में बिजली की खपत से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं और उपभोक्ता को नहीं पता कि स्मार्ट मीटर की पीछे कौन है, किसकी कंपनी है, इसकी प्रामाणिकता क्या है और केंद्र इसे लगाने के लिए राज्यों पर क्या शर्तें थोप रहा है। ये सरकार का निश्चित रूप से दबाव है राज्यों पर कि टोटैक्स योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने ही होंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें।
व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनसंचय निधि लिमिटेड कंपनी खोलकर लोगों की रकम हड़पने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। मामले में एक महिला आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया है कि हिंडोला खाल थाना क्षेत्र में प्रदीप सुयाल, धनीराम चमोली और दीपिका पवार ने मिलकर के जनसंचय निधि लिमिटेड कंपनी के नाम से ऑफिस खोला, जहां लोगों को बैंक से अधिक ब्याज देने के लालच देकर जो है 70 से 80 लाख रुपए की रकम जमा कराई। रकम के बदले जो है एफडी के फर्जी बॉन्ड भी दिए गए लोगों को, और वही मैच्योरिटी के समय पर जो है सभी संचालक ऑफिस बंद करके फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद से कार्रवाई की है। महापूर्व थाना हिंडोला खाल में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि काफी लोगों के द्वारा बताया गया था कि उनके यहाँ पर एक कंपनी संचालित हो रही थी, निधि कंपनी, जिसका नाम जन संचय निधि कंपनी था, और इसमें लगभग सैकड़ों लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया था। और ये कंपनी रातों रात अपनी शाखा बंद करके और इसके जो संचालक थे वो फरार हो गए थे, और इसमें लगभग 70-80 लाख रुपए कुल मिलाकर सभी लोगों का वहां पर लगा हुआ था। तो इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, कंपनी के मालिक और डायरेक्टर, इन दोनों को कल देहरादून से गिरफ्तार किया गया है और इसमें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इन दोनों के विरुद्ध हमने आईपीसी के साथ में बर्ड्स एक्ट और यूपीआईडी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। इसमें आगे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी अभियुक्त गणों द्वारा संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है उसका करते हुए विक्टिम्स को भी कॉम्पेंसेट कराने की कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें अभी एक और अभियुक्त बचा हुआ है, शीघ्र ही उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और ऋषिकेश एम्स में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के कई शहरों से अब तक एम्स में नौकरी लगवाने के नाम पर दर्जनों युवाओं को ठगा जा चुका है। फिर भी एम्स में नौकरी पाने की लालसा रखने वाले युवा जागरूक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब मामला जो है ये नया पिथौरागढ़ से सामने आया है, जहां 2 युवकों ने ऋषिकेश एम्स में स्टाफ नर्स की नौकरी लगाने के नाम पर एक युवक से 6,25,000 रुपए ठगे हैं। हालांकि पुलिस और एसओजी ने दोनों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ की एसपी रेखा यादव ने मामले में बताया कि आरोपियों की पहचान जावेद और राजकुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों पर पहले भी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मुकदमे दर्ज हैं। दोनों शातिर अपराधी हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, धोखाधड़ी का मामला सामने आया है नौकरी लगाने के नाम पर एम्स में, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ऋषिकेश एम्स में नौकरी लगाने के मामले में जो धोखाधड़ी के मामले हैं, ये पहला मामला नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार मामले जो है सामने आ चुके हैं, जिसमें ऋषिकेश है, हरिद्वार है, पिथौरागढ़ है, अन्य गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से कई शहर ऐसे हैं जहां पे एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातें होती रही हैं। और इस बार जो नया मामला सामने आया है, ये जनपद पिथौरागढ़ से सामने आया है, जहां पर एक बेटी की जो है नौकरी लगाने के नाम पर जो है 6 लाख से अधिक की यहाँ पे जो है धोखाधड़ी की गई है और रकम लेने के बाद जो है दोनों आरोपी फरार हो गए थे। और इस मामले में
जब रकम वापस नहीं मिली तो आरोपियों ने जो है उनको धमकी भी देनी शुरू की। तब जाकर के मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको फिलहाल कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक इसमें जो ठगी गई रकम है उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। तो अब इसमें पुलिस लगातार ये जानकारी हासिल कर रही है कि ये जो दोनों आरोपी हैं ये किस प्रकार से जो है लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वारदात होती है। अभी तक ये भी पता चला है कि ये दोनों आरोपी पहले भी जो है इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सरकारी नौकरी लगाने के बहाने जो है इनके खिलाफ पिथौरागढ़ के पहले भी एक मामला इसमें दर्ज है, जिसकी अभी तक इसमें जो है विवेचनाएं वगैरह इसमें चालू है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके ऊपर फिलहाल तो जेल भेज दिया गया, लेकिन विवेचना में पुलिस के सामने और क्या चिंचोड़ निकल के आता है जो कि इनके ऊपर कड़ा एक्शन हो सके। इस मामले में पुलिस का कहना यही है कि लोगों को इसमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जागरूकता ही होती है। क्योंकि सरकारी नौकरी लगाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का पालन फॉलो बिल्कुल करना जरूरी होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो युवा इतनी मेहनत करके नौकरी की तलाश करते हैं, पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद से अगर इस तरीके की धोखाधड़ी केस में फंस जाते हैं, ये सोचने वाली विषय है। इसलिए लोगों को सावधान होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है शारदीय नवरात्रों को लेकर के, जहां पर आज सजा माता का दरबार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं। दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है। घरों के साथ ही मंदिरों में घट स्थापना कर की जा रही है पूजा अर्चना। और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा अर्चना। मां के जयकारों से गूंज रही है सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नगर में विभिन्न स्थानों पर सजे दुर्गा पंडाल। अल्मोड़ा में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सज धज कर निकाली कलश यात्रा। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन आज है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर पारंपरिक अपने वस्त्रों में और परिधान में यहां पर महिलाएं अल्मोड़ा में दिख रही हैं। दुर्गा पंडाल सज गया है। तो शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। मनमोहक तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। मां शैलपुत्री की आज पूजा होती है पहले दिन। ऐसे में पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं भी दिख रही हैं और कलश यात्रा निकालते हुए अल्मोड़ा में दिख रही हैं। और अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान की अपील। बल्लभगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में पुष्कर सिंह धामी का रोड शो में उमड़ रहा है जनसैलाब। सीएम धामी का स्थानीय जनता ने भव्य स्वागत यहां पर किया है। धाकर धामी के नारों से गूंजा है बल्लभगढ़। सीएम धामी की झलक पाने के लिए बल्लभगढ़ वासियों में मची है होड़। सीएम धामी के प्रति हरियाणा की जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। सीएम धामी के कठोर निर्णयों और सरलता ने जनता के बीच बढ़ाई है उनकी लोकप्रियता। स्टार प्रचारकों की सूची में धाकर धामी शीर्ष पर है। हरियाणा में बीजेपी की लहर है। सीएम धामी का कहना है हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। कांग्रेस मान चुकी है हार। एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का।
और मैं पूरे हरियाणा के अंदर जाने के बाद ये बात कह सकता हूं कि जगह जगह लोगों में उत्साह है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पारदर्शिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और लोग 2004 से 14 के बीच में जो सरकार कांग्रेस की रही, उस भ्रष्टाचार की सरकार को भी देखा, उस परिवारवादी सरकार को भी देखा, उस जातिवादी सरकार को देखा, उसमें पर्ची खर्ची के सिस्टम को भी देखा। और इन 10 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है, हरियाणा ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, तो ये विकास का क्रम रुकेगा नहीं। विकास का क्रम हरियाणा के लोग आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमल जी, प्रचार का भी आज आखिरी दिन है, क्योंकि परसों आप चुनाव होने हैं, मतदान होना है हरियाणा में। ऐसे में सीएम धामी की जो ये ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं, एक तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ा रहा है, लेकिन क्या लगता है हरियाणा की तस्वीर में कुछ असर डालेगा सीएम धामी की ये जनसभाएं? ज्योति, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं कि आज अंतिम दिन है। आज चुनाव का अंतिम दिन है, क्योंकि आज 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा और 5 अक्टूबर को यहां पर मतदान होना है। और 8 अक्टूबर को कहें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जहां तीनों चरणों में चुनाव हुआ है, वहां की मतगणना होनी है और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बात करें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, अगर हम कहें तो पिछले कई दिनों से लगातार वो हरियाणा दौरे पे हैं। इससे पहले जेएनके भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने कई जनसभाएं की थी। और उसके बाद जैसे ही तारीख नजदीक आई हरियाणा की, तो यहां पर वो कई लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने बल्लभगढ़ में रोड शो भी किया है। जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं, उस हिसाब से लग रहा है। और उन्होंने कहा है कि लगातार तीसरी बार फिर हरियाणा में विकास के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वहां की जो जनता है फिर मतदान करने वाली है। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा जहां जहां मैं जा रहा हूं लोगों में उत्साह है, लगातार लोग हम जा रहे मोदी के नाम पे उत्साह है। तो लगातार इस तरह की उन्होंने कहा देखने को पूरा एक जनसलाह वहां। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है जो ताबड़तोड़ जनसभाएं वो कर रहे हैं, लगातार नॉनस्टॉप काम कर रहे हैं, उससे पार्टी में भी उनका कद लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।